यह कंपनी कहाँ थी, कहाँ से ऑपरेट किया जाता था इसको? इंग्लैंड, वहीं से तो आए थे ना ये, ठीक है। अभी ये ऑपरेट करती थी किसको? सीओडी। सीओडी क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो एक प्राइवेट मर्चेंट कंपनी थी, जैसा कि आपको पता ही है अब तो, मर्चेंट कंपनी, ठीक है। और ये जो सीओडी है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कितने मेंबर थे? 24 मेंबर्स का था, ठीक है। जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 24 मेंबर्स थे इस पे, और इनका टेन्योर कितना था? टेन्योर सिर्फ 1 ईयर का था। कितने का? 1 ईयर। सीओडी जो है वो 24 मेंबर्स का था, मेंबर इसमें 24 थे, और टेन्योरिटी मतलब कि इनका जो टाइम पीरियड था वो 1 साल का था। कितने का? 1 साल का, ठीक है। अब देखिए 1965 में जब डुअल गवर्नमेंट आई, कहाँ आई थी? बंगाल में। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट आई थी। कब आई थी? 1765 में, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट किसने स्टार्ट? क्लीव ने, रॉबर्ट क्लीव। कौन थे ये? गवर्नर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लीव कौन थे? गवर्नर थे, कहाँ के? बंगाल के, ठीक है। रॉबर्ट क्लीव। 1765 में जब डुअल गवर्नमेंट आ गई तो इसको डिवाइड किया गया। डुअल गवर्नमेंट मतलब 2 लोग इसको रूल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो पहला कौन करता था? नवाब, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो। और दूसरा कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक आपका हो गया नवाब, ये दोनों रूल करते थे, इसीलिए इसको डुअल गवर्नमेंट बोला जाता है, ओके। अब नवाब क्या करते थे? इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई भी अथॉरिटी नहीं थी इनके पास। नवाब के लिए सिर्फ नाम के लिए थे, ठीक है। इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, बट इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी इनके पास। अथॉरिटी कोई नहीं थी बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है। इनको सब देखना होता था, मतलब कि लॉ, ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, ये सब था इनके पास, नवाब के पास। और ब्रिटिशर्स के पास क्या था? इनके पास रियल पावर थी। क्या थी? रियल पावर ब्रिटिशर्स के पास, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इनके पास। अथॉरिटी थी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मतलब कि 1765 में दीवानी सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा या पता हो। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, वो तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया ही जाएगा आगे। बट आपको बता दूं मैं कि दीवानी 1765 में ही स्टार्ट हुई थी। दीवानी होता क्या है? इसमें जो रिवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन, मिलिट्री का राइट, ओवर टैक्स कलेक्शन, ये सब जो है ना, इसको दीवानी कहते हैं, टैक्स कलेक्शन। तो ये सब था, ये स्टार्ट हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या हो गया, जब इनको पास दीवानी आ गया, मतलब कि इनको टैक्स कलेक्ट करना है और सारा रेवेन्यू वाला सब इन्हीं को देखना है, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फिर ये लोग क्या हुआ? करप्ट हो गए, भ्रष्टाचारी होने लगी इनमें, ठीक है, कि लूटने लगे ये लोग, बहुत ज़्यादा पैसे लेने लगे जनता से, लोगों से। तो ये चीज़ें देखने मिली। इसके बाद क्या हुआ? जब ये करप्ट हो गए थे तो फिर अब यहाँ पर क्या हुआ? राइट मिले। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, करप्ट हो गई है, तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ थी? लंदन में, ब्रिटेन में। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने एक लॉ लेके आए। कौन सा लॉ लेके आए? इसको कंट्रोल करने के लिए, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ लेके आया गया इनके साइड से। उस लॉ को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में लेके आए। कब लेके आए? 1774 में। कौन लेके आया? वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आए, ठीक है।
अब देखिए डुअल गवर्नमेंट लाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ डुअल गवर्नमेंट से? रैम्पेंट करप्शन होने लगा, करप्शन अमंग द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के सर्वेंट थे उनमें बड़ा करप्शन होने लगा, और जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होने लगा, टैक्स कलेक्शन होने लगा, और जो आपके फार्मर्स थे वो भी ज़्यादा परेशान होने लगे इसी वजह से, और जो कंपनी में बैंकरप्सी हो गई, बैंकरप्ट होने लगी कंपनी जब सर्वेंट वहाँ थे, और ऑन द अदर हैंड जो सर्वेंट थे वहाँ वो फ्लरिश हो रहे थे, वो उनको अच्छा फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे ना, इन्होंने डुअल गवर्नमेंट को बंद कर दिया। किसको? डुअल गवर्नमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, एंड कर दिया। बंगाल में कब कर दिया था? 1772 में। ओके, अब देखिए, और इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहाँ? बंगाल में डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश हुआ, बंगाल में। अब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो लेके आई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर उसके बाद 1774 बाद में आया था। पहले आया जब ब्रिटिश पार्लियामेंट आई तो वो लेके आई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता था? एक्ट 1773। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ समझिएगा ध्यान से, कहानी शुरू हो रही है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है थी, मतलब ये एक प्राइवेट मर्चेंट कंपनी थी। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब इसको कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीओडी के थ्रू चलती थी। सीओडी में कितने मेंबर थे? 24 मेंबर। और ये 24 मेंबर जो थे ये कैसे थे? इलेक्टेड थे, अपॉइंटेड नहीं थे, याद रखिएगा, इलेक्टेड थे ये प्राइवेट मर्चेंट कंपनी कौन है? ये जो ट्रेडर होते हैं इनका पैसा लगता है। किसका? ट्रेडर। ये ट्रेडर पैसा लगाते थे, और फिर ये यहाँ पर इन्हीं के जो मेंबर हैं वो सीओडी बनते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनते थे। इनका टेन्योरिटी 1 साल का हुआ करता था। हर 1 साल में इनका वापस से इलेक्शन होता था, इलेक्ट होते थे ये। ठीक है, ये चीज़ हुआ। ये सब था आपका 1773 के पहले, जब ये नहीं आया था तब ये चल रहा था। ठीक है, अब देखिए बाद में क्या हुआ। जब ये आ गया बाय एक्ट, देखें बाय एक्ट ऑफ 1773 जब ये आ गया तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसमें कितने थे, क्या थे? सीओडी थे। ठीक है, अब इनका जो शेयर होल्डर थे ना वो भी वोट कर सकते थे इस पे। जो ट्रेडर थे ना, शेयर होल्डर, वो वोट कर सकते थे। और ये पहले 500 पाउंड्स वोट कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ हटा के इसको कर दिया गया 1000 पाउंड्स, इतने लोग वोट कर सकते थे। ठीक है, क्या हुई? जैसे कि इसका टेन्योरिटी 1 ईयर का था ना, इसको इंक्रीज़ करके कितना कर दिया गया? 4 ईयर्स कर दिया गया। अब जो ये सीओडी के मेंबर थे ना, ये 1000 पाउंड्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते थे। जो शेयर होल्डर थे ये इलेक्ट करते थे। पहले कंपनी करती थी, अब शेयर होल्डर इनके वोट से होने लगे इलेक्ट। और दूसरी चीज़, मेन बात याद करने वाली जो है, पता याद रखने वाली, कि इनका ये जो 1 साल से 4 साल कर दिया गया था टाइम, टेन्योरिटी बढ़ा दी गई थी। ठीक है, अब 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी ना वो इंडियन अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगी थी। तो ईस्ट इंडिया, अब क्या होता था जब इंटरफेयर करने लगी, तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसको पूछना पड़ता था। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम ऐसा करना चाहते हैं तो कर लें क्या। ये चीज़ हो गई थी। और दूसरी चीज़ देखिए, यहीं पर एक और चीज़ ये हुई थी कि यहाँ के जो गवर्नर थे ना, कौन थे?
पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के, ठीक है, पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लीव। और इस समय लास्ट कौन थे, ये फर्स्ट थे, लास्ट वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल बोलने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ये नाम दे दिया गया गवर्नर को, गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लीव थे, लास्ट कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। अब देखिए, आप थोड़ा सा सोचिए, अगर ये लास्ट थे तो गवर्नर जनरल कौन होगा पहला, यही होंगे कि नहीं होंगे, वॉरेन हेस्टिंग। ये लास्ट थे गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। ये चीज़ आई सामने, ये बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखिए, लास्ट गवर्नर थे ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब देखिए, जो ये गवर्नर जनरल थी ना, यहाँ पे पावर सेंट्रलाइजेशन हुआ, आप ध्यान से देखें तो। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे, इनके हेल्प करने के लिए 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, गवर्नर जनरल, ये ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए 4 मेंबर का काउंसिल बनाया गया, ठीक है। इस पे पहले कौन थे, एक थे आपके फ्रांसिस, दूसरे कौन थे, वॉरवेल, दूसरे कौन थे, वॉरवेल, तीसरे कौन थे, क्लेवरिंग, क्या नाम है, क्लेवरिंग। पहले थे फ्रांसिस, दूसरे थे वॉरवेल, तीसरे थे क्लेवरिंग और चौथे कौन थे, मैनसन। फ्रांसिस, वेरवेल, क्लेवरिंग और मैनसन, ठीक है, इतने लोग थे। ये 4 मेंबर का काउंसिल बनाया गया, ये काउंसिल है, क्यों बनाया गया, गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए, ठीक है। देखिए, 1774 में एक और चीज़ हुई थी, एक और बढ़िया चीज़ हुई थी। क्या हुआ था, 1774 में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई, कहाँ, बंगाल में, बंगाल के कहाँ, कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई। कब हुई थी, 1774 में। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं 1774 में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट बना बंगाल में, बंगाल के कलकत्ता में। और जो इसके पहले सीजे थे, चीफ जस्टिस थे, वो कौन थे, एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड था, जो कंपनी का जो प्राइवेट ट्रेड करती थी ना, वो एबॉलिश हो गया, ठीक है। जो कंपनी के सर्वेंट था वो एबॉलिश हो गया, मतलब कि वो कहीं भी अपने मन से ट्रेड नहीं कर सकते, उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। ये है इंडिया का मैप, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये बॉम्बे था, यहाँ पे बंगाल और यहाँ पे मद्रास, ठीक है। ये 3 होते थे। अभी तक सब बराबर इक्वली वैल्यू थे, इनका जो पावर था ना, ये यहाँ पे या जो मुंबई बॉम्बे है वो यहाँ से पूरा देखता था, बंगाल यहाँ से देखते थे, जो इनके गवर्नर होते थे, और ये मद्रास के गवर्नर। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी कहाँ आ गई, यहाँ, क्या है ये, बंगाल के अंडर आ गई। मतलब कि अब बंगाल जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी, और ये कंट्रोल करने लगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई।
अब देख, पहले क्या होता था, पहले गवर्नर कहा जाता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। अभी क्या कहने लगे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग थे पहले गवर्नर जनरल। इतना समझ आया? अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए, अब ये एक्ट क्यों आते हैं, ये एक्ट तभी आते हैं जब कोई ना कोई दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता है प्रीवियस एक्ट में, तब नया एक एक्ट आता है। तो अभी यहाँ पे क्या एक्ट आया, एक पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम समझते हैं बात क्या थी। पहले जो है, पहले ना ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब देखिए, ये यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप है। अब यूरोप की कॉलोनी कौन थी, कॉलोनी मतलब जो इनके अंडर होता है। यूरोप के अंडर कौन था पहले, एशिया। एशिया पे रूल करते थे। एशिया में भी बेसिकली इंडिया है ना, इंडिया पे तो रूल कर रहे थे, पता ही है आप लोगों को। तो ये कॉलोनी इंडिया जो है यूरोप की कॉलोनी कहलाएगी। और साथ ही सिर्फ इंडिया नहीं थी कॉलोनी, और भी कॉलोनी थी। एक और कौन सी कॉलोनी थी यहाँ पर, कई सारी कॉलोनी थी। एक स्पेसिफिकली बताऊँ तो अमेरिका। अमेरिका पहले इनके अंडर था। अमेरिका कोई शुरू से आज़ाद नहीं था। ठीक है, अमेरिका भी इनके अंडर में ही था। तो अमेरिका इसके अंडर में था। अब ये अमेरिका को आज़ादी कब मिली, यहाँ पे इन लोगों ने रिवोल्ट छेड़ा और ये आज़ाद हुए। कब आज़ाद हुए, कब आज़ाद हुए, 4 जुलाई 1776। कब, यहाँ पर जब ये तो से अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ ना, 4 जुलाई 1776 को। यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो है इन लोगों को डर लगने लगा कि भाई ये तो देखो, यहाँ पे अमेरिका ने रिवोल्ट करके आज़ाद हो गया, हमसे इंडिपेंडेंट हो गया है। अब एशिया में सिर्फ इंडिया बचा हमारे अंडर, कहीं ये भी ना रिवोल्ट कर ले। ये लोग थोड़ा सा डर गए। तो ये यहाँ पे उस समय ना यूके के, जब ये चीज़ हुई थी तब यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, विलियम पिट। कब, जब अमेरिका आज़ाद हुआ। तो अब ये इन्होंने, जो विलियम पिट है, ये ही इस एक्ट को लेके आए। किस लिए लेके आए, ताकि ये जो है इंडिया पे ना अपना पावर और कंट्रोल को जो है इंक्रीज़ कर सकें। इस वजह से ये वाला एक्ट लेके आए। ठीक है, अब देखिए हुआ ये कि यहाँ पर ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पहली चीज़ क्या हुई, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसमें मेंबर कितने थे, 6 मेंबर का ये बोर्ड बनाया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया, ये जो है ना COD को कंट्रोल करता था, ताकि जो जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे वो अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए ये बनाया गया। ठीक है, ये COD को कंट्रोल करता था। क्या अब और क्या हुआ, COD में कितने मेंबर हुआ करते थे, 24, और इसमें कितने हुआ है, 6 मेंबर्स आए। ठीक है, ये चीज़ हुई। और जो इसके हेड थे ना, हेड कौन थे, हेड वो ब्रिटिश के चांसलर, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना वहाँ के, वो थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ एक और, यहाँ पहली चीज़ तो ये की गई, दूसरी चीज़ क्या की गई, इस एक्ट के तहत यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए बनाई गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काउंसिल मेंबर थे ना, कितने मेंबर थे वो, 4 मेंबर थे, राइट। इसके काउंसिल के कितने मेंबर थे, 4। तो इसको डिक्रीज़ करके ना 4 से 3 कर दिया गया। और जो COD है ना, वो क्या अपॉइंट करते थे, किसे अपॉइंट करते थे, जो गवर्नर जनरल ऑफिशियल जो इंडिया में हुआ करते थे, उन्हें COD अपॉइंट करता था। अब इस एक्ट से जो है BOC के पास क्या पावर आई, BOC के पास ये पावर आई कि BOC जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो इन्हें रिमूव कर सकता था। COD क्या करते थे, अपॉइंट करते थे ऑफिशियल्स को, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ये क्या कर सकते थे, ये रिमूव कर सकते थे। COD अपॉइंट कर सकते थे ऑफिशियल्स कौन, जो गवर्नर जनरल और जो भी गवर्नर ऑफिशियल्स होते थे उनको अपॉइंट करता था COD, और जो BOC है वो क्या करता था, वो रिमूव करता था। ठीक है, अब देखिए एक डायग्राम के थ्रू, ये है COD,
क्या है ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कहाँ था ये? लंदन में। COD लंदन में था और BOC भी लंदन में ही हुआ करते थे। ये कहाँ था? UK, लंदन, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखिए COD क्या करते थे? COD बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करो। कहाँ थे ये? इंडिया में थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, COD इनको कंट्रोल करती थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जो COD है ये अपॉइंट करते थे इन लोगों को, जो BOC आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये इन्हीं को रिमूव कर सकते थे। ये अथॉरिटी इनके पास आ गई थी, ठीक है। 4 मेंबर्स थे और BOC में 6 मेंबर थे। इतनी कहानी क्लियर हुई। अब देखिए और ये एक चीज़ और क्या हुई थी यहाँ पे, ये जो गवर्नर जनरल हैं, इसमें जो गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए जो काउंसिल हुआ करती थी 4 मेंबर की, उसको डिक्रीज़ करके कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चीज़ देखिए यहाँ पर एक और चीज़, जो BOC क्या क्या का पावर कौन कौन से थे इन लोग के पास, करते क्या थे? BOC जो है आपका सिविल मैटर देखते थे, और कौन सा देखते थे? मिलिट्री मैटर देखते थे, और जो आपका रिवेन्यू अफेयर होता है ना, वो भी यही देखते थे, रिवेन्यूज़, ठीक है, ये सब देखते थे। बेसिकली पॉलिटिकल पावर जो है वो BOC के पास थी। COD के पास क्या था? जो इसके अलावा बची है वो सब COD देखता था। क्या? ट्रेड, ट्रेड के बाद प्रोडक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें हैं, ये कौन देखता था? COD देखता था। बेसिकली ये कौन सी पावर हो गई? कमर्शियल पावर, ठीक है। कमर्शियल पावर कौन देखता था? COD। तो देखिए BOC क्या है? BOC क्या है? सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू। पॉलिटिकल पावर कौन देखता था? BOC देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और आपका ट्रेड, प्रोडक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब मतलब कि कमर्शियल पावर COD देखते थे, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे हुआ क्या था? डुअल गवर्नमेंट आई थी। कहाँ आई थी? इंडिया में। इसी को हम डुअल गवर्नमेंट कहेंगे, डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया के लेवल पे, क्योंकि अभी पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया था। सारी चीज़ें कौन देखता था यहाँ पर? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखता था, तो पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ। अब ये इंडिया पे आई, इंडिया के लेवल पे डुअल गवर्नमेंट आई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पहले एक बार और डुअल गवर्नमेंट आई थी। हाँ आई थी, तो वो इंडिया पे नहीं थी, इंडिया के लेवल पे नहीं आई थी डुअल गवर्नमेंट, वो आई थी बंगाल में, ठीक है, वो आई थी बंगाल में। देख, ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप ये रिवाइज़ करिएगा बिल्कुल ध्यान से। हेल्प मिलेगी आपको बहुत, और आपके फ्रेंड्स और जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उन तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा, शेयर करिए उनसे। और हम अब मिलते हैं, इससे आगे का देखेंगे। चार्टर एक्ट 1793 से स्टार्ट होगा हमारा अगला लेक्चर, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।